नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में कौन आगे? क्या इंडिया अलायंस आगे चल रही है, यानी शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की महाविकास अघाड़ी इंडिया, या फिर मोदी और शाह की टीम आगे चल रही है महाराष्ट्र चुनाव में? अब ये बात तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा ही, जाहिर तौर पे बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज वीडियो की शुरुआत एक तस्वीर से करें। एक ऐसी तस्वीर जिसे आपको गौर से देखना होगा, और ये तस्वीर है बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप सिंह जुदेव की तस्वीर है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तस्वीर मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि दिलीप सिंह जुदेव ने एक बार कहा था, वंस अपॉन अ टाइम इन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। गौर से सुना होगा आपने इसको। अब मैं चाहूँगा कि आप एक वीडियो देखिए इस तस्वीर के बाद, और ये जो वीडियो है ताज़ा वीडियो है, महाराष्ट्र का वीडियो है, मोदी जी का वीडियो है। इस वीडियो को देखिए, फिर आगे बताता हूँ। एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त करना। अब जाहिर तौर पर इस वीडियो में आपने मोदी जी की आवाज़ सुनी होगी, और मोदी जी एक स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। एक पंडाल में भीड़ है और दूसरे पंडाल में जो कुर्सियां हैं, सफ़ेद कुर्सियां खाली पड़ी हैं, कुर्सियां खाली पड़ी। लेकिन इन खाली कुर्सियों के बावजूद पब्लिक है या नहीं है, इसके बावजूद बीजेपी के नेता महाराष्ट्र में डंके की चोट पर कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का हरियाणा होने जा रहा है, महाराष्ट्र का हरियाणा होने जा रहा है, और हम महाविकास अघाड़ी को न सिर्फ टक्कर दे रहे हैं, जीतने जा रहे हैं। अब इसके पीछे वही दिलीप सिंह जुदेव साहब का फॉर्मूला है, मंत्र है, पैसा खुदा तो नहीं, खुदा से कम नहीं। और आप यकीन मानिए कि महाराष्ट्र में आज की तारीख में पैसों की बरसात हो रही है। चारों तरफ से पैसा बरस रहा है, सरकारी पैसा भी और लिफाफे में भी। अब दोस्तों, महाराष्ट्र की जो ज़मीनी सच्चाई है आज की तारीख में, वो ये है कि जो शिंदे सरकार, एकनाथ शिंदे सरकार है, ये रेवड़ी की तरह पैसा बांट रही है। मुफ्त योजना, एक से बढ़कर एक योजना है, वो चाहे लाडली बहना योजना हो मध्य प्रदेश की तर्ज पर, जिसमें कैश ट्रांसफ़र हो रहा है, आप सीधे सीधे खाते में कैश पहुंच रहा है, वो चाहे लड़का भाऊ योजना हो, चाहे बर्तन योजना हो, तमाम किस्म की योजनाएं घर घर पैसा पहुंचाने के लिए पिछले 3-4 महीनों से आप कह सकते हैं रिकॉर्ड टूट गया। और लोग कह रहे हैं कि इतना महंगा इलेक्शन पहले कभी महाराष्ट्र में देखा नहीं गया। आप कह सकते हैं हिंदुस्तान का सबसे महंगा असेंबली इलेक्शन लड़ा जा रहा है, जहां एक तरफ मुफ्त योजनाएं हैं, और मुफ्त योजनाओं का हाल ये है, आगे मैं बताऊंगा एक्सपर्ट की मदद से, कि टीचर्स को, सरकारी टीचर्स को वेतन देने के लिए पैसे नहीं। ये पता नहीं है कि इस चुनाव के बाद, ख़त्म होने के बाद, सरकारी कर्मचारियों को, अफसरों को तनख्वाह कहाँ से मिलेगी। और तकरीबन 7-8 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है महाराष्ट्र पे, उसके बावजूद फ्रीबीज चल रही है, मुफ्त योजनाएं चल रही हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं घूस सीधे हथेली पे रखी जा रही है वोटर्स के। और दूसरी तरफ नंबर 2 का पैसा भी चल रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि लिफाफे घर घर पहुंचाए जा रहे हैं, और आखिरी 3-4 दिन में, यानी 20 तारीख जब वोटिंग है उससे पहले, कस्बे घर घर पैसा लिफाफे में पहुंचाने के लिए टारगेट तय हो रहे हैं। तो एक तरफ शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, राहुल गांधी हो, इनको समझ नहीं आ रहा कि पैसे की बरसात कहां से हो रही है। और दूसरी तरफ मोदी जी शायद इसीलिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का हरियाणा कर दूंगा। अभी हरियाणा के चुनावों में बीजेपी को पहले से भी ज्यादा सीटें मिली। पहले से क्या, इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें मिली। अब यही इतिहास महाराष्ट्र की जनता भी दोहराने जा रही है। अब मोदी जी महाराष्ट्र का हरियाणा कर देंगे तो 23 नवंबर को ही पता लगेगा जब मशीनें खुलेंगी। हालांकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र की ज़मीन पर हराना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक सवाल है, और बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन, कि क्या शिंदे, एकनाथ शिंदे
जी हाँ, मोदी जी के मोहरे एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, क्या ये नोट के दम पर वोट काटने जा रहे हैं? नोट के दम पर वोट काटने जा रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी है कि वोट को नोट से काटो, ये रणनीति है चाणक्य की? या फिर जनता जो है, महाराष्ट्र की जो जनता है, जो कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता को लेके जीती है, क्या महाराष्ट्र की जनता इस नोट के आगे झुक जाएगी? या फिर ज़मीर जागेगा जनता का? क्या होने जा रहा है महाराष्ट्र में? कई मेहमान हैं आज, मैंने आपसे पहले कहा था, आज हमारे साथ सुधीर सूर्यवंशी जुड़ रहे हैं मुंबई से, कई खुलासे करने जा रहे हैं, उनको गौर से सुनिएगा, चौंकाने वाले खुलासे हैं खेल को लेकर, पर्दे के पीछे जो हो रहा है। हमारे साथ नागपुर से प्रकाश पोहरे साहब होंगे, वो भी आज बहुत कुछ कहने जा रहे हैं। हमारे साथ अरुण अग्रवाल होंगे, अरुण अग्रवाल जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड और ईवीएम्स को लेकर इलेक्शन कमीशन को हिला दिया जब उन्होंने पिटिशंस किए सुप्रीम कोर्ट में। आज मैंने उनको कहा आप आइए, ये भी एक फाइनेंशियल स्कैम जैसा ही है, ये जो पैसों का खेल है इसकी परतें खोलिए, आप सुनिएगा उनको भी। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा भी होंगे, इन चारों को सुनिए, खुद तय करिए, पैसों की बरसात के पार जाएगा इलेक्शन? क्या ज़मीर जागेगा जनता का, या शिंदे का नोट सब कुछ झुका देगा अपने आगे? प्रकाश जी, आप कल कह रहे थे और आप लगातार इस बात पर कायम हैं कि महाविकास अघाड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी, अगर आप आंकड़े देखें, चाहे वोट के आंकड़े देखें, दलित, मुस्लिम या फिर मराठा के आंकड़े देखें, अगर आप मुद्दे देखें, मराठी अस्मिता का मुद्दा देखें, बेरोजगारी का मुद्दा देखें, हर इशू पर महाविकास अघाड़ी भारी पड़ रही है, ये आपका मानना है। और आपने ये भी कहा था कि 60 और 40 का अंतर है, 60% लीड महाविकास अघाड़ी को है, और टीम मोदी जी की जो टीम है, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और फडणवीस की, वो 40% पर खड़ी, 60 और 40 का अंतर है। लेकिन मैं आपसे आज एक सवाल कर रहा हूं कि क्या शिंदे का पैसा, क्या शिंदे सरकार की फ्री योजनाएं, 96,000 करोड़ की तो सिर्फ लाडली बहना योजना है, अगर लड़का भाऊ योजना देखिए तो सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो जाते हैं, और फिर लिफाफे भी बंट के जा रहे हैं। क्या पैसे का बोलबाला है, और पैसा के दम पर क्या महाविकास अघाड़ी को चैलेंज दे रहे हैं एकनाथ शिंदे, मोदी, अमित शाह? आपने बिल्कुल सही मुद्दों पर उंगली रखी है दीपक जी। आज ही मुझे मेरे एक रिपोर्टर ने पूरे के पूरे फोटो भेजे हैं कि किस तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नोटों के जो बंडलों के जो रैपर्स रहते हैं, उसके ऊपर नंबर वगैरह भी लिखे हैं, कोरे नोटों के बंडलों के रैपर्स करोड़ों रुपए के, उसने फोटो भेजी है कि ये ऐसे रास्ते पे एक इसमें जंगल में पड़े हुए उसको मिले, उसने उसके फोटो निकाल के मुझे भेजे हैं, मैं आपको भेजता हूँ वो, तो आप इनको बता दीजिए। और नोटों का तो बरसात होने वाली है महाराष्ट्र के अंदर, एक बात ध्यान में रखिए। क्या तो ये जो नहीं, क्या बोला अभी आपने? कहा नोटों की बरसात बिल्कुल लोगों के ऊपर, क्योंकि कोरे नोट रिजर्व बैंक से निकले हुए नोटों के जो बंडल रहते हैं ना, एक एक में 100 बंडल बने हुए रहते हैं 500 रुपए के। अब 500 रुपए के 100 के बंडल माने कितना हो गया? वो 5 करोड़ रुपया हो गया। एक बात समझिए, एक बंडल के अंदर। प्रकाश जी, थोड़ा सा आप चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपसे चाहता हूं। आपका कहना है कि नोटों के बंडल, पैसा बांटा जा रहा है, क्या ये जो पैसा बांटा जा रहा है, ये जो सरकारी योजना है जिसमें पैसा जा रहा है खातों में, मतलब सरकारी पैसा अलग से जा रहा है और ये नोट के बंडल अलग से जा रहे हैं? इसको क्लियर करिए। हाँ सर, देखिए सरकारी पैसा तो डीबीटी से जा रहा है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, अकाउंट में जा रहा है, उसका एक बार बाजू में रख दीजिए, वो तो इलेक्शन कमिश्नर ने देखना चाहिए। उसके बाद में जो बाकी के जो उसके ऊपर गवर्निंग अथॉरिटीज कंट्रोल है उन्होंने देखना चाहिए, उसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं जो नोटों के बंडलों के जो बॉक्सेस रहते हैं, रैपर्स रहते हैं प्लास्टिक के, जिसके ऊपर पूरे नोटों का डिनोमिनेशन लिखा है, नंबर फ्रॉम टू फ्रॉम लिखा है, ऐसे रैपर्स मैं आपको फोटो भेजता हूं तो आप देख के दंग रह जाएंगे कि कितने नोट। एक तो एक मतदार संघ की बात बता रहा हूं मैं आपको,
अगर महाराष्ट्र के अंदर 288 मतदार संघ है, चुनाव क्षेत्र है, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि कितनी नोटें बट रही है, कितनी नोटें बट रही है। सुधीर जी, क्या एकनाथ शिंदे सरकार जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा की योजना बांट रही है, क्या सरकार के पास तनख्वाह देने के पैसे हैं अगले महीने? क्या ब्यूरोक्रेट्स क्या बोल रहे हैं आपको? दीपक जी, महाराष्ट्र के कुछ टीचर जो है उनको सैलरी नहीं हुई इस महीने की। अरे और राह देख रहे हैं कि कब सैलरी नहीं हुई है। दूसरी बात, जो ब्यूरोक्रेट से जो मंत्रालय में बैठे वो भी बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ उनकी सैलरी होगी कि नहीं होगी, वो भी टेंशन में है। अरे बाप रे बाप! मैं आपको अंदर की बात बता। सुधीर भाई क्या बात कर रहे हैं भैया? हम लोग तो दिल्ली से बैठ के, लखनऊ से बैठ के, हमें तो लगता है कि मुंबई आर्थिक राजधानी है, पैसा ही पैसा है। अडानी है, अंबानी है, कॉर्पोरेट है, गोदरेज है, महिंद्रा है, टाटा है, बिरला है। हमको तो लगता है पैसे की खान है। आप कह रहे तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। आप आगे कौन सी आर्थिक राजधानी की बात कर रहे हैं फिर आप? आर्थिक राजधानी मुझे लगता है कि सिर्फ नेमसेक के लिए रह गई बंबई आर्थिक राजधानी। नहीं, जैसे ये जो सरकारी योजना, सुधीर जी आप मंत्रालय देखते हैं महाराष्ट्र में, ये जो सरकारी योजना होती है, भले 500 रुपए की हो, 600 रुपए की हो, 1000 रुपए की हो, इसमें बहुत सी औपचारिकताएं करनी पड़ती हैं। आधार कार्ड लगाना पड़ता है, अपने बहुत से सर्टिफिकेट देने पड़ते हैं, फोटो लगानी पड़ती है, दस्तखत करना पड़ता है। 2-4 बार अधिकारी अफसर फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। तो क्या स्क्रूटनी हो रही है फॉर्म्स की? क्या लोगों को रोका भी जा रहा है कि पैसा नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। जिसने भी फॉर्म भर दिया, उसके पास आधार कार्ड है, उसके पास पैन कार्ड है, उसके पास रेशन कार्ड है, कोई चीज स्क्रूटिनाइज नहीं हो रही है। उसके अकाउंट में एक बार फॉर्म आ गया, सिंपल फॉर्म, पैसा अकाउंट में आ गया। ऐसे बहुत से लोग हैं, उनके पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन उनके घर में भी लड़की बहना है। ओहो, जो लोगों की जरूरत नहीं वो भी लड़की बहना। और कई ऐसे लोग हैं, उनके एक नाम से 10-10 अकाउंट ओपन किए गए अलग अलग, उन्होंने पैसा लिया है। ओहो, मतलब गरीब लोगों के लिए योजना, जो गरीब बहनें हैं उनके लिए योजना थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि जिनके पास कार है, मोटरसाइकिल है, बंगला है, वो भी 10-10 खातों में पैसा ले रहे हैं। ना पैन नंबर देखा जा रहा है, ना राशन कार्ड देखा जा रहा है, ना फोटो से फोटो मिलाई जा रही है, ना आधार कार्ड देखा जा रहा है। बस एप्लीकेशन आई और पैसा दे दिया। यानी जूते में दाल बट रही है, जूते में दाल बट रही है। आप कह रहे हैं कि ना कोई फॉर्म देख रहा है, ना कोई आधार कार्ड देख रहा है, बस उसने फॉर्म जमा किया और पैसा चला गया। सीधे सीधे रिश्वत है। अरुण जी, एक लंबी उम्र आपने सरकार के घोटाले, वो चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड हो, ईवीएम हो, शेयर मार्केट के घोटाले, आप तो एक्सपर्ट हैं साहब घोटालों की जांच के, पीआईएल के। देश भर की तमाम बड़े मामले आपने जो है सुप्रीम कोर्ट में उसको तार तार कर दिया है। ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में अरुण जी? ये हो क्या रहा है? जूते में दाल बच रही साहब। दीपक जी, मैं आपको इसको बहुत सहज तरीके से समझाता हूं। अगर एक आदमी दारू पीता है और वो कर्ज लेता है और उसके बाद वो कंज्यूम करके और वो मर जाता है, तो उसका कर्जा उसके लड़के नहीं चुकाते। मान ले मैंने 1 लाख रुपए का कर्जा लिया और दारू पी गए, तो मेरी मृत्यु के बाद मेरी नेक्स्ट जनरेशन वो पैसा नहीं चुकाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कर्जा लेके घूस दे रहे हैं और ये घूस का जो पैसा जो चुकाएगी वो अगली जनरेशन चुकाएगी। उनको इसमें कोई फायदा नहीं मिला। वो पैसा उनके एजुकेशन के ऊपर नहीं खर्च हुआ, वो पैसा खर्च हुआ वोट खरीदने के लिए। तो आज के तारीख में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ऑलरेडी हर इंडियन के ऊपर लाख रुपए से ऊपर का कर्जा है। ये कहां से आप चुकाएंगे? आप नोट छापेंगे, 80 रुपए का डॉलर 150 रुपए हो जाएगा। तो ये जो चीजें हैं कि आप कर्जा लेके कंज्यूम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं कि आप कोई एसेट बना रहे हैं जिससे कि आमदनी हो। लेकिन आप ठीक इलेक्शन के 3 महीने पहले जैसे मध्य प्रदेश में किया और इलेक्शन जीत गए, उसी तरह आप यहां पर कर रहे हैं। तो ये और कुछ नहीं है, ये सरकारी पैसे आपके हमारे पैसे से ये वोट की रिश्वत है, नंबर 1। ओके, मतलब सरकार के पैसे से सरकार चुनाव लड़ रही है, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी। लखेड़ा साहब,
लखेड़ा साहब, आज जो ये रेवड़ी कल्चर एक नाथ शिंदे यानी मोदी जी के एक नाथ शिंदे बांट रहे हैं, मोदी जी का मैं आपको बयान पढ़ के सुना रहा हूं। बीबीसी न्यूज 12 सितंबर 2022 का बयान है और उसमें कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वार्नड वोटर्स of a dangerous trend of politicians tried to buy the people by distributing freebies. He called this रेवड़ी culture. प्रधानमंत्री मोदी ने विरोध किया 2022 में। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। जिस तरह से रेवड़ी बांटी जा रही है, सरकार का भट्टा बैठाया जा रहा है और लोगों को खरीदा जा रहा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मोदी के आदमी ही लोगों को खरीद रहे हैं। जिसका मोदी ने विरोध किया था, मोदी के लोग वही कर रहे हैं। तो मजबूरी क्या है सर लखेड़ा साहब? मोदी ने प्रधानमंत्री जब से वो बने हैं 500 बार उनके जो भाषण हुए होंगे उसमें तमाम तरह के अंतर्विरोध हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो वोट इलेक्शंस में जो पैसे का जो इस्तेमाल हो रहा है, ये इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने के लिए हो रहा है। कॉर्पोरेट का पैसा आप लोगों को ब्राइब कर रहे हैं। सरकारी खजाने में जो टैक्स पेयर का पैसा है उसको वोट खरीदने के लिए, ब्राइब करने के लिए आप खरीद रहे हैं। ये तो, और दूसरी बात कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले जो भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें सीधा सीधा ये लोग इन्वॉल्व हैं। और मुझे लग रहा है ये क्रिमिनल एक्ट है कि आप ब्लैकमेल करके, कॉर्पोरेट कंपनियों को ब्लैकमेल करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और उस पैसे से आप वोट खरीद रहे हैं, उस पैसे से आप शराब बंटवा रहे हैं, उस पैसे से आप कैश बंटवा रहे हैं। तो मैंने स्टडी की है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लोग पैसे से खरीदे नहीं जाते हैं। महाराष्ट्र के इलेक्शन में लोगों का जमीर है वहां पर लोग सिद्धांतों के आधार पर वोट देते हैं। प्रकाश जी, मेरा सवाल यह है कि अगर पैसा बांटा जा रहा है, नंबर 1 का पैसा भी बट रहा है सरकारी योजनाओं के जरिए, नंबर 2 का पैसा नकद में लिफाफों के जरिए जा रहा है, क्या पैसे के बल पर ऐसा तो नहीं है कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी महाविकास अघाड़ी पर शिंदे, फडणवीस, मोदी शाह भारी पड़ जाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि कहीं धीरे धीरे चुनाव तो नहीं पलट रहा? आपको कुछ आशंका हो रही है? कहीं खेल तो नहीं हो रहा है? नहीं, आशंका नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है इस बात का, क्योंकि देखिए ये सरकार अगर वापिस, हाँ डर लग रहा है मुझे, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की सरकार अगर महाराष्ट्र में अगर आ गई तो साहब हमारे महाराष्ट्र का तो बिहार हो जाएगा, इतना मैं बोलूंगा आपको। इतनी बेकार, हाँ महायुति की सरकार अगर सत्ता में वापिस आ गई तो वाकई में गुंडा राज पूरे के पूरे इसके अंदर आ जाएगा। ये लोग इतने शब्द है मराठी के अंदर, माज जाएंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने अधिकारियों को ऑलरेडी खुला छोड़ दिया है। नगर पालिका है, ये जिला परिषद है, कारपोरेशन है, इनके अधिकारियों का राज है। वहां तो इतनी लूट चल रही है जिसकी कोई हद नहीं है। इस पैसे के दम पर क्या क्लोज फाइट है या आपको लोकसभा जैसा नतीजा दिख रहा है? क्योंकि लोकसभा एक तरफा था, 48 में से 30 सीटें इंडिया अलायंस ने जीती थी और 17 सीटें जो है मोदी की टीम ने जीती थी। तो आपको लग रहा है एक तरफा फाइट है या पैसा जो पंप किया गया है इसकी बदौलत फाइट बहुत तगड़ी, कांटे की टक्कर है? हो रही है, वैसी हो रही है। दूसरा इसके लिए रीजन जो रहेगा, मेन जवाबदार पार्टी जो रहेंगी वो कांग्रेस रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर बीजेपी के बहुत स्लीपर सेल्स हो रहे हैं। उन्होंने बराबर कांग्रेस के जो सीटें जिस तरीके से टिकटें सही आदमी को बांटना चाहिए थी वो वैसे बटी नहीं है। तो एक तरफ पार्टी के अंदर रोष है, जो अच्छे लोग हैं बेचारे, तीनों भी पार्टियों की बात बोल रहा हूं मैं आपको, इन्होंने गलत टिकटें बांटी है, उसके कारण पार्टी में अंतर्गत विरोध है। पार्टी के लोग मायूस है, अच्छे जो लोग हैं वो मायूस है, वो काम नहीं कर रहे हैं, और एक तरफ इतना पैसा बट रहा है, तो आप कहां रोकेंगे लोगों को? लेकिन आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि भाई क्योंकि कुछ दिन पहले शुरुआत में प्रकाश जी कह रहे थे कि जो अंतर है वो 75-25 का है। 75% महाविकास अघाड़ी के जीतने के चांसेस थे, 25% महायुति के। आज वो कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर लग रही। सुधीर जी, भाई आपको क्या लग रहा है कि पैसे का ये जो बोलबाला है, ऐसा तो नहीं है कि इतना इफरात में जो पैसा बट रहा है कहीं चुनावी पलट दे? देखो, वो पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरीके से मैंने वेस्टर्न महाराष्ट्र का रिपोर्ट लिया, शुरू में ऐसे रुझान थे और शुरू में ऐसे ट्रेंड थे कि शरद पवार की
पकड़ मजबूत है, वहां पे वो स्विंग करेंगे। लेकिन अभी चीजें अलग सुनाई पड़ रही है वेस्टर्न महाराष्ट्र में। तो वहां पे ऐसा चल रहा है कि शिंदे गुट के, बीजेपी के जो कुछ विधायक है अजीत पवार के, इतने पैसे बांट रहे कि सामने वाला कैंडिडेट सरप्राइज हो गए कि उनको कैसे काउंटर किया जाए। तो उनके पास कोई रेमेडी नहीं है चीजों को, रेवडी को काउंटर करने के लिए, जो नंबर 1 और नंबर 2 की। तो उसके वजह से वहां पे जो सीटें एकदम प्लस में लग रही थी शरद पवार की पर्टिकुलरली, वो सीटों पे काफी फाइट होने वाले, जैसे वहां पे 60-40 रेशियो लग रहा था मुझे महाविकास आघाड़ी का, लेकिन अभी 50-50 लगने लग गया है, क्योंकि पैसे की बरसात हर गांव में, हर चौराहे में हो रही है। ओके ओके, बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि ना सिर्फ लीगल पैसा बट रहा है, बल्कि लिस्ट तैयार हो रही है, वोटर्स की लिस्ट तैयार हो रही है। एक एक आदमी, एक एक वोटर जो बस्तियों में रहता है, उसकी हथेली पर पैसा रखा जाएगा, लिफाफे बांटे जाएंगे आखिरी 2-3, यानी अगर 20 तारीख को महाराष्ट्र में वोटिंग है तो 17, 18, 19 तारीख से लिफाफे पहुंचना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, बहुत ही ऑर्गेनाइज, वेल प्लान्ड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की तरह पैसा बांटा जाएगा, ऐसा सुधीर जी कह रहे हैं। और अरुण दूसरी, जी दीपक आप जी, आप तो सुनिए, आप दूसरी बात आपको मैं कहना चाहता हूँ। शरद पवार ने भी एलिगेशंस किया है, जो भी को कैश आ रही है वो पुलिस के वैन में आ रही है रूलिंग पार्टी की, तो उनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो बाकी अपोजिशन की जो भी डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो पकड़े जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, जो भी उनके स्क्वाड के थ्रू। जी, लेकिन रूलिंग पार्टी का पैसा तो पुलिस के वैन में आ रहा है, वो पुलिस के वैन ओके। से बांटा जा रहा है। शरद पवार का कहना है, सुधीर जी ने कहा, शरद पवार सीनियर मोस्ट नेता हैं आज की तारीख में महाराष्ट्र के। उनका कहना है कि पुलिस की गाड़ियों में पैसा आ रहा है। अब ये मुझे लगता है कि ये एक ऐसा आरोप है शरद पवार का जिसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए। अरुण जी, चुनाव आयोग को आप बहुत करीब से देखते हैं, और जितने भी बड़े मामले हैं जहां पर इलेक्शन की गड़बड़ी है, ज्यादातर मामलों में आपने पीआईएल करी है, इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर सारे ईवीएम के मामले। क्या इसमें चुनाव आयोग के हाथ बंधे हुए हैं? अब हमारे देश में कोई टीएन सेशन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा नहीं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए? भाई इसका इलाज क्या है अरुण जी? क्या ये इलेक्शन से कुछ महीने पहले इस तरह की योजनाओं पर बैन लगना चाहिए? कम से कम सरकारी पैसा तो रोका जाए। भाई लिफाफा तो कोई नहीं रोक पाएगा, कौन किसको बांटने से पैसा रोक पाएगा? अगर दारू बट रही है चोरी छिपे रात में, या लिफाफे बट रहे, तो इसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कम से कम ये जो मुफ्त योजनाएं हैं, 5-5, 6-6 हजार लोगों को हाथ में दिया जा रहा है, तो क्या इलेक्शन के आसपास ऐसी योजनाओं को रोकना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, 6 महीने का पीरियड होना चाहिए? कोई सुझाव है आपका? नहीं, सुझाव क्या है, ये तो देखिए, कोई भी आदमी को अगर कॉमन सेंस होगा और ये कहेगा, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ कि आपने 4 साल 9 महीने तो आपने कुछ दिए नहीं, अब वो इलेक्शन आया तो 3 महीने में आपने लाडली बहन लगा दी। और सबसे बड़ी बात, मतलब इतना निकम्मा है ये चुनाव आयोग कि इलेक्शन के पोलिंग डे सुबह में पैसा पहुंच रहा है। ये हुआ था कि नहीं? आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया जी। जब इलेक्शन, तो आप ऑफिशियली घूस दे रहे हो और उसको वो बैन नहीं कर रहा है। तो मतलब कि कुछ, और सबसे बड़ी बात जो हमने आपको बताई, आपको मैं वो उनका, जैसे राजीव कुमार हैं तो हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो वो ये दिखाना चाहते थे कि देखिए हमने कितना अवैध पैसा सीजर किया। तो उन्होंने एक जो है प्रेस नोट निकाल दिया ऑफिशियली और ब्रेकअप दे दिया। अब वो फंसेंगे, हम जाएंगे कोर्ट। हम सोच रहे हैं, कल हमने देखा उसको कि जब 8,000 करोड़ आपने पकड़ा तो ये किसका पैसा था? पूरे हिंदुस्तान में आप इतना, माने इतना तेज हो कि 8,000 तो पकड़ लिया, बट ये पैसा किसी का तो होगा। एक भी कैंडिडेट क्या बार हुआ? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने बताया कि 16-18 करोड़ औसत। मतलब आप कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो पैसा बरामद करे उसका बकायदा जांच करके बताए, या इनकम टैक्स की मदद ले कि भाई ये पैसा किसका था, किसको जा रहा था, उसकी लिस्ट आनी चाहिए। जब इलेक्शन हो रहा है तो उसको बैन करे ना। अगर मान ले मैं एक कैंडिडेट हूं और मेरा आपने 2 करोड़ रुपए पकड़ लिए, किसी का तो ये तो नहीं है कि किसी का भी था, 2 करोड़ पकड़े, और आपको शायद मालूम होगा कि 2 ऑब्जर्वर होते हैं। एक ऑब्जर्वर जो होता है वो IRS होता है,
क्या तो इनकम टैक्स से होता है या सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम्स का आदमी होता है। उसका काम ही खाली यही है कि कौन कितना खर्चा कर रहा है उसके ऊपर अंकुश लगाए या पता करे। तो क्या पूरे सरकार के 540 कॉन्स्टिट्युएंसी में जितने ऑब्जर्वर थे, जितने रिटर्निंग ऑफिसर थे और ये जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, सब निकम्मे हैं? पुलिस निकम्मी है कि एक आदमी के केस में आप 8 ऑफिशियल फिगर है 8,000 करोड़, अनऑफिशियल नहीं है कि अखबार में छप गया। गॉट इट अरुण जी, समझ गया। आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई एक्शन तुरंत लेना चाहिए और इलेक्शन कमीशन जिस पर बहुत से आरोप लग रहे हैं, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कौन पैसा किसको दे रहा है। और अगर कोई विधायक या सांसद का जो चुनाव लड़ रहा है उम्मीदवार, उसका ना सिर्फ पैसा जब्त हो, उसका नामांकन भी रद्द होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। प्रकाश जी 30 सेकंड का वक्त है। 30 सेकंड जी 30 सेकंड का वक्त है, प्रोग्राम समाप्ति की ओर है। 30 सेकंड का वक्त है। ये बताइए, चलिए भाई पैसा तो मिल रहा है, क्या जनता पैसे पर वोट करेगी या जो आप मराठी अस्मिता कह रहे थे, कहीं ना कहीं दिमाग में मराठी अस्मिता है? नहीं, देखिए मराठी अस्मिता वगैरह तो है, ये इलेक्शन का मुद्दा है। उसके बाद में इनके खिलाफ में जो रोष है लोगों का वो भी मुद्दा है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से सारा हो रहा है उसमें अभी लोगों के लालच की तो कोई अंत नहीं है। दीपक जी एक बात ध्यान में रखिए, अभी लोगों का अभी बचा है सिर्फ जमीर। जो जमीर अगर किसका जिंदा है वो पैसा ले ले, मैं तो बोलता हूँ एक बार पैसा ले ले चलो, लेकिन कम से कम वो वोट तो सही आदमियों को दे, क्योंकि उसको तो भविष्य देखना है। और जिस सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे थे, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसके, ये मैं बताता हूँ, ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि कोई इनका आदमी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि ये पैसे तो बांट नहीं सकते और इनको बहाना मिल जाएगा, भाई हमारी तो देने की बड़ी इच्छा थी लेकिन अब क्या करें। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए हमारे ऊपर बंधन लगा दिया। एक बात ध्यान में रखिए, इनको बहाना मिल जाएगा। हाँ समझ गए। 3-4 महीने पैसा बांटने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से उसी स्कीम को प्रतिबंधित करा देंगे, ये इनका। अरे अरुण जी ने जो बोला वो तो सबसे मेन बात बोला अरुण जी ने, कि उन्होंने बोला कि ये इलेक्शन के बिल्कुल 1 महीने 2 महीने पहले ये पैसा अगर बट रहा है और इलेक्शन कमिश्नर उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, क्या है मतलब, क्या तमाशा चल रहा है? लास्ट पॉइंट आपने ठीक कहा। सुधीर जी ये कह रहे हैं, क्योंकि आप पूरा महाराष्ट्र घूम रहे हैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं, आखिरी सवाल है, 30 सेकंड है। ये प्रकाश जी का कहना है कि भाई मेरा तो ये सजेशन है कि भाई पैसा ले लो लेकिन जब वोट दो तो जमीर जागना चाहिए। क्या जमीर जागेगा महाराष्ट्र का, आपको लगता है? पैसा लेने के बाद सही आदमी चुनेंगे? पैसा रख लीजिए कह रहे हैं प्रकाश जी। देखो दीपक जी, 2 चीजें होती है पैसे की। एक तो पैसा आपने बांटा उसका 100% इफेक्ट होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं रहती। उसमें कुछ परसेंटेज के हिसाब से उसका इफेक्ट मिलता है चुनाव में। दूसरी बात, ऐसे बहुत बार हुआ, मैंने खुद भी देखा है, लोगों ने पैसा ले लिया कैंडिडेट का, लेकिन वो कैंडिडेट को वोट ही नहीं दिया लोगों ने मन बना लिया। जब लोग मन बना लेते हैं तो लोगों में पैसे में ना हो और तुम हीरे डायमंड में ना हो, लोग कुछ नहीं करेंगे, लोग सीधा उनके अगेंस्ट में वोटिंग करेंगे। ये भी मैंने देखा है। अभी महाराष्ट्र की जनता ने क्या मन बनाया है उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर है। सारी चीजें महाराष्ट्र की। चलिए खैर इलेक्शन की बात है इसलिए मैं अरुण जी को इलेक्शन में इन्वॉल्व तेलंगाना का, दीपक भाई तेलंगाना का एग्जाम्पल इसलिए सबसे बड़ा है। तेलंगाना में तो गवर्नमेंट ने कितनी स्कीमें और क्या दिया, वो तो हर किसान को उन्होंने, ये तो 6,000 रुपए सिर्फ किसान को 1 साल में दे रहे हैं, लेकिन वहां तो 12,000 रुपए पर किसान पर एकड़ बटा, और उसके बावजूद भी केसीआर का पराभव हुआ वहां पे। जी बहरहाल दोस्तों, आज जो हमारे पैनलिस्ट थे उसमें अरुण जी का सुझाव ये था कि भाई इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इंटरफियर करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए अगर पैसा बटते हुए आप देख रहे हैं और आप उसको जब्त कर रहे हैं। दूसरा, प्रकाश जी भाई तजुर्बा बहुत है प्रकाश जी को, 50 साल की पत्रकारिता, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है अगर गरीब आदमी हो तो पैसा ले लो, दारू की बोतल मिल रही है रख लो, अगर लिफाफा मिल रहा है रख लो, लेकिन जिस दिन वोट डालना उस दिन जमीर का इस्तेमाल करना और सही आदमी को वोट देना, ये वो कह रहे हैं। देखना ये है कि क्या सही आदमी को महाराष्ट्र वोट देता है या नहीं देता है। तो लेट्स लीव इट ऑन द पीपल ऑफ महाराष्ट्र, मराठी अस्मिता पे छोड़ देते हैं। अरुण जी आप आए, प्रकाश जी आप आए, हमारे साथ सुधीर जी जुड़े थे और उमाकांत लकड़ा जुड़े थे, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।